बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। 29 तारीख को यानी कि आप कह लें कि 2 दिन पहले रशिया ने यूक्रेन के ऊपर एक अनप्रेसिडेंटेड हमला किया। इतना बड़ा हमला किया कि यूक्रेनियंस जो है वो हिल के रह गए हैं। मेरा ख्याल है, और जैसा कि मैं आपको अपनी वीडियो के अंदर बता भी चुका हूं पहले, कि ये अब यूक्रेन और रशिया की जंग के कुछ आखिरी दिन चल रहे हैं। अमेरिका यूक्रेन को असला दे नहीं रहा और रशिया जो है वो इससे फायदा उठा के यूक्रेन का मामला खत्म करना चाहता है। हुआ कुछ यूं कि 29 दिसंबर को रूस के फौजियों ने यूक्रेन के एक बहुत बड़े शहर के ऊपर कब्जा कर लिया। ये शहर उनके डोनेट्स्क रीजन के अंदर मौजूद था और यूक्रेन और रशिया के लिए इंपॉर्टेंट था। डोनेट्स्क रीजन आपको पता है, ये वही रीजन है जहां पे रशिया जो है वो एक बफर जोन जो है वो कायम करना चाहता है, जो कि परमानेंट तौर पे एक आप कह लें कि नई स्टेट जो है वो बना के देना चाहता है, जो कि प्रो रशियन होगी और इस तरह से यूक्रेन और रशिया के दरमियान एक दूसरी स्टेट जो है वो आ जाएगी। ये वही रीजन है जिसको आज से 2 साल पहले जब ये जंग स्टार्ट हुई थी, वहां पे रशियन ने बहुत ज्यादा जो है वो अंदर तक चले गए थे और जो यहाँ पे डोनेट्स्क और लुहांस्क रीजन के अंदर सेपरेटिस्ट ग्रुप्स हैं वो प्रो रशिया हैं, रशियंस बोलते हैं, उनकी एथनिसिटी रशियन है बेसिकली, तो रशिया उनको सपोर्ट भी करता है। आसान अल्फाज में आप ये समझ लें कि रशिया यहाँ पे एक नई स्टेट बना देगा, नया मुल्क बना देगा। तो उसी रीजन के अंदर जहाँ पे यूक्रेन का कब्जा था एक शहर में, रशिया ने वो शहर भी हथिया लिया और उसके बाद जब रशिया ने इस शहर के ऊपर कब्जा कर लिया तो उसके बाद रशिया ने अपने इन 2 सालों का सबसे बड़ा हमला यूक्रेन के ऊपर स्टार्ट कर दिया। ये हमला तकरीबन सुबह 7 बजे स्टार्ट किया गया, जब यूक्रेन के अर्ली मॉर्निंग रेडार्स से, डेफिनेटली यूक्रेन के पास इस वक्त ग्राउंड बेस्ड रेडार्स मौजूद हैं। नेटो कंट्रीज अपने एवैक्स के जरिए से यूक्रेन की हेल्प जरूर करते हैं, लेकिन वो हेल्प आउटसाइड ऑफ यूक्रेन करते हैं। ये नेटो के जो एवैक्स जहाज हैं ये यूक्रेन की एयर स्पेस के अंदर नहीं आते और ये एवैक्स जहाज यूक्रेन के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं और यूक्रेन की गवर्नमेंट और उनकी मिलिट्री को रशियन एयरफोर्स के हवाले से खबरें देते रहते हैं। तो एनीवे, यूक्रेन का ये कहना है कि सुबह सुबह तकरीबन 7 बजे के करीब यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम ने तकरीबन 9 के करीब TU-95 और 9 ही के करीब TU-22 बॉम्बर्स जो हैं वो यूक्रेन की तरफ आते देखे। फिर इसी एयर डिफेंस सिस्टम ने ये भी देखा कि इन 18 बॉम्बर्स ने, जो कि बेसिकली स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स माने जाते हैं, उन्होंने एक बैराज ऑफ क्रूज मिसाइल जो है, एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल्स यूक्रेन के ऊपर फायर करना शुरू कर दिए। अब इन 18 बॉम्बर जहाजों का यूक्रेन की तरफ आना कोई बहुत जो है वो अचंभे वाली बात नहीं थी, क्योंकि यूक्रेन के जो रेडार्स हैं वो इन एयर बेसिस की तरफ क्लोज मॉनिटरिंग रखते हैं और उनका बेसिकली काम ही यही है कि वो हर वक्त इस डायरेक्शन में देखते रहें कि रशिया का कौन सा बॉम्बर जो है वो फ्लाई कर रहा है और इस तरह से वो अपने डिफेंसेस को जो है वो चूज करते हैं और अपने डिफेंसेस को वो इस तरह से इस्तेमाल करते हैं। और जैसे कि आपको पता है कि ये जो स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स होते हैं, अगर इन्होंने किसी नजदीक के एरिया में बमबारी करनी हो तो इनके अंदर अच्छा खासा फ्यूल होता है और अच्छा खासा फ्यूल होने की वजह से इनका जो लॉइटर टाइम होता है वो भी बहुत ज्यादा होता है। तो कई दफा ऐसे होता है कि ये जो स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स होते हैं ये हवा में जस्ट फ्लाई करते रहते हैं और अपनी फ्लाइट के दौरान किसी भी वक्त ये यूक्रेन के ऊपर अपने मिसाइल्स वगैरह जो हैं वो बरसाना शुरू कर देते हैं। इस वजह से यूक्रेनियंस को इन बॉम्बर्स की तरफ खास तवज्जो देनी पड़ती है। जैसे ही ये बॉम्बर्स एयरबॉर्न होते हैं इनके ऊपर अपनी मॉनिटरिंग स्टार्ट कर देनी पड़ती है। उसके अलावा इन एयर बेसिस के ऊपर से रशियंस जो है वो अपने MiG-31 के स्ट्राइक फाइटर जो है वो भी इस्तेमाल करते हैं, जिनके बारे में आपको पता है कि वो किंजाल हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं वो यूक्रेन के ऊपर बरसाते हैं। अब इस बड़े हमले के अंदर यूक्रेन ने जो अपने TU-22 बॉम्बर्स इस्तेमाल किए, उनके ऊपर से उन्होंने KH-22 मिसाइल्स फायर किए थे। और आपको मैं TU-22 बॉम्बर के बारे में बता दूं, अभी तक पूरी इस जंग के अंदर, ये जो 2 साल की जंग है, इसमें रशिया ने एक भी TU-22 बॉम्बर जो है वो लॉस्ट नहीं किया। अभी पिछले दिनों हमने ये खबर देखी थी कि रशिया ने अपने 3 Su-34 फाइटर जेट्स जो हैं वो एक दिन में खोए थे। यूक्रेन ने एक दिन में 3 Su-34 जहाज जो थे वो तबाह किए थे और अगले दिन एक चौथा भी कर दिया था। खैर उसके ऊपर मैंने आपको वीडियो नहीं बना के दी थी, लेकिन 2 दिनों के अंदर 4 Su-34 जहाज जो हैं वो रशिया के तबाह हुए हैं। शायद इसी वजह से रशिया ने इतना बड़ा अटैक जो है वो यूक्रेन के ऊपर लॉन्च किया। एनीवे, तो ये जो TU-22 बॉम्बर्स हैं इनका रिकॉर्ड बड़ा जबरदस्त है और अभी तक रशिया ने इस 2 साल के अंदर एक भी ऐसा जहाज जो है वो हमलों में उसका जो है अभी तक तबाह नहीं हुआ। अच्छा, ये जो हमला 7 बजे शुरू किया गया है, इस हमले से पहले रशिया ने तकरीबन रात 12 बजे के बाद ईरान की मदद से अपना बनाया जाने वाला एक गिरान 3 ड्रोन जो है वो इस्तेमाल किया था। जैसे कि आपको पता है कि रशिया जो है वो ईरान की मदद से ड्रोन्स अपने मुल्क में भी तैयार कर रहा है। ऑफ द शेल्फ कुछ ड्रोन्स जो है उसने ईरान से भी परचेज किए हैं। तो 29 दिसंबर की सुबह 7 बजे
जो रशियन ने हमला शुरू किया था उससे पहले रशियन ने ईरान के बने हुए ड्रोन जो है वो इस्तेमाल करना शुरू कर दिए थे और उनको यूक्रेन के बहुत दूर दूर इलाकों में जाके फेंका था। इवन इतने दूर दूर मैं आपको बताऊं कि एक ऐसा शहर है उनके अंदर से जो कि बिल्कुल यूक्रेन के वेस्ट में मौजूद है और रशिया के बॉर्डर से इंतहाई ज्यादा दूर है, लेकिन फिर भी सबसे पहले रशिया ने जो अटैक शुरू किया वो इन कामिकाज़ी ड्रोन्स के जरिए से किया। और इससे आप ये समझ सकते हैं कि जब यूक्रेनियंस की सारी तवज्जो इन ड्रोन्स की तरफ थी तो उसके बाद रशिया ने सुबह 7 बजे अपने बॉम्बर से हमला करना शुरू कर दिया। बॉम्बर्स के हमले के साथ ही रशिया ने अपनी नेवी के जरिए से भी क्रूज मिसाइल जो है उनका हमला स्टार्ट कर दिया। इस हमले में बताया जाता है कि नेवी की तरफ से कैलिबर क्रूज मिसाइल इस्तेमाल किए गए, एयर लॉन्च KH-59, एयर लॉन्च KH-22 क्रूज मिसाइल इस्तेमाल किए गए, किंजाल हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल इस्तेमाल किए गए जो कि MiG-31 जहाज लेके जाते हैं। उसके अलावा ग्राउंड बेस इस्कंदर बैलिस्टिक M मिसाइल जो है उनको भी फायर किया गया। यानी कि अपनी तीनों फोर्सेस से रशिया ने यूक्रेन के ऊपर एक अनप्रेसिडेंटेड अटैक जो है वो सुबह कर दिया, जिसके अंदर बॉम्बर्स भी शामिल थे, शिप बेस्ड कैलिबर क्रूज मिसाइल्स के जरिए से भी हमला किया गया और इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइलों के जरिए से भी हमला किया गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस हमले के अंदर रशिया ने टोटल तकरीबन 122 मिसाइल इस्तेमाल किए, 36 कामिकाज़ी ड्रोन इस्तेमाल किए और ये टोटल हमला रशिया को तकरीबन $1.27 बिलियन में पड़ा। इतना ज्यादा असला रशिया ने सिर्फ 18 घंटों के अंदर इस्तेमाल किया है यूक्रेन के 6 शहरों पे और इन 6 शहरों के अंदर यूक्रेन का कैपिटल भी शामिल था। आगे चल के मैं आपको बताता हूँ कि ये हमला यूक्रेन के किन किन फैसिलिटीज के ऊपर किया गया, लेकिन आप ये अंदाजा लगाएं कि 18 घंटों के अंदर रशिया ने $1.27 बिलियन का असला जो है वो यूक्रेन की तरफ झोंक दिया। इनके अंदर 36 ईरान के बने हुए ड्रोन्स थे जिनसे हमला स्टार्ट किया गया, 90 के करीब KH-101, KH-55 एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल्स थे, 8 KH-22 क्रूज मिसाइल्स थे, 5 किंजाल हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल्स जो है वो फायर किए गए थे, 1 KH-59 मिसाइल इस्तेमाल किया गया था, 4 KH-31 एंटी रेडार मिसाइल्स इस्तेमाल किए गए थे और 14 S-300 और इस्कंदर M बैलिस्टिक मिसाइल्स इस्तेमाल किए गए। आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि ये जो S-300 मिसाइल सिस्टम्स हैं ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल के तौर पे भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, क्योंकि जब रशिया ने इन S-300 मिसाइलों को बनाया था तो उस वक्त इनके अंदर ये प्रोविजन रखी गई थी कि ये S-300 मिसाइल बेसिकली सरफेस टू एयर मिसाइल के तौर पे काम करेगा, लेकिन अगर रशिया को जरूरत पड़े तो इनके अंदर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करके, प्रोबेबली सॉफ्टवेयर की मॉडिफिकेशन करके इनको सरफेस टू सरफेस मिसाइल के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये जितना भी मैंने आपको बताया 90 KH-55 मिसाइल, 36 शहीद ड्रोन्स, 8 KH-32 मिसाइल्स, 14 इस्कंदर M बैलिस्टिक मिसाइल्स और S-300 मिसाइल्स, 5 किंजाल हाइपरसोनिक मिसाइल, 4 KH-31 एंटी रेडार मिसाइल्स और 1 KH-59 मिसाइल, ये सारे के सारे जो हैं ये एस्टिमेटेड हैं। अच्छा, अब इतना ज्यादा बड़ा हमला जो है वो रशिया ने किन फैसिलिटीज के ऊपर किया है इसकी भी थोड़ी सी तफसील आपको बता देते हैं। सबसे पहले तो रशिया ने एक ऐसे शहर के ऊपर हमला किया जिसका नाम लवीव था। लवीव के अंदर हमला रशियंस का कहना यह है कि हमने इसलिए किया कि यहाँ पे रशियंस को कुछ इंटेलिजेंस मिली थी कि इस शहर के अंदर वेस्टर्न मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं वो यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। एक वेयर हाउस था, वहां पे रशियन ने हमला किया। एक एयरफील्ड थी जहां पे रशियन समझते हैं कि यूक्रेन ने अपने ये स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल जो है वो रखे हुए हैं। स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल्स आपको पता है कि ब्रिटेन ने यूक्रेन के हवाले किए हैं, फ्रांस ने अपने स्कैल्प मिसाइल्स भी दिए हैं। तो जिस एयरबेस के ऊपर ये क्रूज मिसाइल्स पड़े हुए हैं, रशियन ने उन एयरबेसिस को और उन स्टोरेज फैसिलिटीज को जो है वो निशाना बनाया। ये जो नेवी के शिप्स के ऊपर से कैलिबर क्रूज मिसाइल फायर किए गए हैं, इन कैलिबर क्रूज मिसाइल्स ने यूक्रेन के कुछ टर्मिनल्स को जो है वो निशाना बनाया, उनके वेयर हाउसेज और पोर्ट्स को निशाना बनाया। फिर बैलिस्टिक मिसाइल्स के जरिए से यूक्रेन का जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको स्ट्राइक डाउन किया गया, उसको तबाह किया गया। और रीजन क्या, आपको पता है कि सर्दी जो है वो अब आ चुकी हुई है और पिछले साल भी रशिया ने यही काम किया था कि उसने यूक्रेन की जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर्स थे, मसलन पावर प्लांट्स हो गए, उनको तबाह किया। और उसकी जो रीजन समझ में आती है वो सिंपल यही है कि अगर आप यूक्रेन के पावर हाउसेस को तबाह कर देंगे तो लोगों को जो सर्दियों में बहुत ज्यादा एनर्जी की डिमांड होती है, जरूरत होती है, उन्होंने हीटर्स वगैरह चलाने होते हैं, वो एनर्जी उनको नहीं प्रोवाइड हो सकेगी और लोग जो है वो शोर मचाएंगे और अपनी गवर्नमेंट से कहेंगे कि आप क्यों नहीं बैठ के तो रशिया से बातचीत करते और इस जंग को खत्म करते। एनालिस्ट का मानना यह है कि इतना बड़ा जो मिसाइलों का हमला किया गया है, ये जो ड्रोन्स का हमला किया गया है, उसके पीछे रशिया ने पिछले 1 साल में जो अपनी इन मिसाइलों की प्रोडक्शन में इजाफा किया था वो बहुत बड़ी वजह। मैं भी आपको अपनी वीडियोस में बताता चला आया हूं कि रशिया ने ऐलान किया था कि हम इस्कंदर M बैलिस्टिक मिसाइल की प्रोडक्शन में इजाफा कर रहे हैं। कुछ इस्कंदर M बैलिस्टिक मिसाइल तो रशिया ने बेलारूस को भी देने थे और कुछ रशियन ने इस हमले के लिए जो है वो बचा के रखे हुए थे। अब ये नहीं पता और ये हम कह भी नहीं सकते कि क्या ये एक ही हमला था जो रशियन ने किया है। हो सकता है आने वाले दिनों में रशियन इस तरह के और हमले करें, बहुत ज्यादा मिसाइल उन हमलों में इस्तेमाल हों। और कुछ वजह ये भी हो सकती है कि पिछले दिनों यूक्रेनियन ने जो 2 दिन के अंदर 4
Su-34 फाइटर जेट्स जो है वो शॉट डाउन किए थे। मेरा ख्याल है कि रशियंस को इसका भी बहुत बड़ा गुस्सा था और रशिया ने एक ही दफा अपना गुस्सा जो है वो निकाल दिया और इतने बड़े हमले से रशिया ने यह भी पैगाम दिया कि हम इस वक्त पूरे तरीके से यूक्रेन के ऊपर कंट्रोल में हैं और यूक्रेन को उन्होंने ये भी पैगाम दिया कि आप हमारे साथ बैठें, बातचीत करें और वेस्ट के झांसे में ना आए। वेस्ट ने आपको ऑलरेडी अबेंडन कर दिया हुआ है, तो इस वजह से आप हमारे साथ बैठ के बातचीत करें और नेटो को छोड़ दें। तो दोस्तों ये थी एक इन्फॉर्मेशन। होपफुली आपको आज की इन्फॉर्मेशन, आज की वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।